हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डीएमएलटी के सिलेबस के बारे में। सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। एक डीएमएलटी स्टूडेंट के लिए जो अभी डीएमएलटी कर रहे हैं उनके लिए एक परिपूर्ण सिलेबस क्या हो सकता है, उनके लिए एक पूरा सिलेबस मैं आज बताने वाला हूँ। पूरा सिलेबस को मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कौन कौन से सेगमेंट में इस पूरे डीएमएलटी के 2 वर्ष के सिलेबस को बांटा गया है। आपको पहले वर्ष में क्या क्या पढ़ना है और दूसरे वर्ष में क्या क्या पढ़ना है, ये पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं और ऐसे ही डीएमएलटी बीएमएलटी के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, उससे आपको मुझे सपोर्ट मिलता है। आइए आज हम सभी डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ डीएमएलटी। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप ऊपर जैसा कि लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, जर्नल फाउंडेशन कोर्स। ये जर्नल फाउंडेशन कोर्स क्या है, जिसमें हम सभी जानकारी लेते हैं जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरत चीज़ें होती है, थोड़ी बहुत जानकारियाँ हम सभी लेंगे। दूसरा, हॉस्पिटल के बारे में जानकारियाँ लेंगे, हॉस्पिटल क्या है, ओपीडी आईपीडी वगैरह क्या है। तीसरे, लेबोरेटरी क्या है, लेबोरेटरी क्या होता है, लेबोरेटरी में कैसे काम होता है, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा बस इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है बेसिक ह्यूमन साइंस। नाम से ही स्पष्ट है, बेसिक ह्यूमन साइंस, जिसमें हम सभी मानव के बारे में, उनके विज्ञान के बारे में बात करेंगे। पहला है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। दोस्तों मैं बता दूं कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी अमूमन आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ही हम पूरे शरीर के संरचना के बारे में, उनके कार्यों के बारे में समझ पाते हैं, जिससे आगे हमें पूरे पैथोलॉजी पढ़ने में, पूरे बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलता है, जिसके चलते ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द मस्ट। सेकेंड वन इज़ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी हमें विशेष रूप से जानना जरूरी है, क्योंकि आप एक मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, और फार्मेकोलॉजी इसलिए आपके लिए ज़रूरत है क्योंकि दवाइयों के बारे में हमें जानना है। दवाइयाँ किस तरह से काम करती हैं, दवाइयों के डोजेस क्या क्या होनी चाहिए, दवाइयाँ कैसे कैसे बनती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेनी है। तीसरी, हमें बात करना है मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में बहुत सारे टर्म यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे अफिक्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं, जिनसे एक छोटे से शब्द से, एक छोटे से वर्ड से पूरा अर्थ लगाया जाता है। जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ तो एनीमिया को मैं रख सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें टर्मिनोलॉजी में पढ़ना है। और नेक्स्ट मैं देखूँगा तो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। ये क्या है, हमें मेज़रमेंट की जानकारी बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है, क्योंकि सारा काम लेबोरेटरी का मेज़रमेंट के ऊपर ही होता है। हम नाप कर ब्लड लेते हैं, हम नाप कर किसी भी तरह के डिस्टिल वाटर हो या फिर किसी भी तरह का केमिकल हो, उसे हम नाप कर लेते हैं, तो उनकी बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, जैसे हम लोग विलियन कहते हैं, हम लोगों को सॉल्यूशन एंड रिएजेंट के बारे में भी जानकारी लेना है। तो ये सारे चैप्टर हैं जिसके अंदर बहुत कुछ है। मैं एक एक करके डिटेल में भी सारे के वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और वैल्यूबल नॉलेज के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। आगे मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा स्पेसिमेन एंड मेथड ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन की विधियाँ क्या हैं, चाहे वो ब्लड कलेक्शन हो या फिर किसी भी तरह का स्वैब कलेक्शन हो या फिर यूरिन कलेक्शन हो, स्टूल कलेक्शन हो। कलेक्शन का क्या एक तरीका होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, एक प्रोसीज्योर होना चाहिए, वो आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, बेसिक ऑफ लैब प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। लैब का प्रिंसिपल क्या होता है, उनके प्रोसीजर क्या है, और इसी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा लेबोरेटरी कैसा होना चाहिए, एक लैब टेक्नीशियन की क्या भागीदारी होनी चाहिए एक लैब में, लैब टेक्नीशियन की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ये सारी हमारी इन सब चीज़ों में आएगी। और एक एक्स्ट्रा जो मैंने अपने तरफ से इसे जोड़ा है, स्किल डेवलपमेंट जिसे हम सभी कहते हैं। आपके अंदर एक लैब टेक्नीशियन की स्किल होनी चाहिए, और जिसे आपको अपने अंदर डेवलप करना है, जिसे आपको आपके अंदर लाना है कि एक आइडियल लैब टेक्नीशियन कैसा होना चाहिए, जिसे आपको स्किल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ना है।
आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हीमेटोलॉजी एंड ब्लड। मैंने सिर्फ यहाँ पे 3-4 पॉइंट ही लिखे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। हीमेटोलॉजी मतलब हम जिसमें ब्लड के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, उनके फॉर्मेशन से लेकर डेवलपमेंट तक। और इसमें जो पहला आपको पढ़ना है तो उसे हम लोग रूटीन टेस्ट कहते हैं, फिर हीमेटोस्टेटिस कहते हैं, फिर कोगुलेशन का भी चैप्टर है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये सारे मुख्य मैंने चुन कर कुछ चैप्टर आपके लिए निकाले हैं। और भी बहुत ज़्यादा ये है, आप अगर किताबों के सिलेबस को देखेंगे, उनका इंडेक्स देखेंगे, तो आपको हीमेटोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा विशेष जानकारी आएगी। मैं पूरा हीमेटोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करूँगा इस चैनल पे, आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनोहीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, जिसे हम लोग ब्लड बैंकिंग के नाम से जानते हैं। हमें इनमें कलेक्शन एंड प्रोसीजर सीखना है, ट्रांसफ्यूज़न के लिए सीखना है, रूटीन टेस्ट होते हैं ब्लड बैंकिंग में कुछ, वो हमें जाना है, और हीमोलाइटिक डिजीज़, ब्लड से ही रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उन्हें जाना है, और ट्रांसफ्यूज़न कैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, जिसमें कि आपको एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएस फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से पढ़ना है इस ब्लड बैंकिंग में। फिर ब्लड बैंकिंग के लिए हम लोग क्रॉस मैचिंग को जानते हैं, कुछ कूम्स टेस्ट वगैरह होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी जिसमें हम लोग पैथोलॉजी में मेनली रूप से हम अपने ह्यूमन बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन फ्लूइड के बारे में डायग्नोसिस सीखते हैं। यूरिन हो गया, सीमेन हो गया, स्टूल हो गया, और फिर मिसलेनियस बॉडी फ्लूइड आपके अंदर जितने, जैसे कि CSF वगैरह हो गए, इनके लिए भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, इनके लिए भी डायग्नोसिस आपको सीखना है, आपको करना है, आपको पढ़ना है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों को जानना है या खास तौर पर लेबोरेटरी टेक्निक्स के बारे में जानना है हम लोगों को, कि कैसे हम लोग हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी के स्मेयर को बनाते हैं, कैसे स्लाइड की प्रिपरेशन करते हैं। ये एक बहुत ही लंबा और लेंदी प्रोसेस है, और ये काफ़ी कम जगहों पर देखने को मिलता है, काफ़ी कम लेबोरेटरी में, ये आम लेबोरेटरी में आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ इसमें स्पेशल टेक्निक्स होते हैं। और मैं यकीनन पढ़ाऊँगा, आप सबों को टेंशन ना लें। और इसमें कुछ स्पेशल टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि ये कैंसर से रिलेटेड मैं फिर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बायोप्सी एंड ऑटोप्सी के रूप में विशेष रूप से कैंसर के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। और इसमें एक म्यूज़ियम टेक्निक बहुत ही प्रचलित है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे म्यूज़ियम में देखा होगा कि कैसे हमारे ऑर्गन्स को बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके प्रिजर्वेटिव्स के साथ डालकर रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी में पढ़नी है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग टेक्निक्स सीखेंगे, डायग्नोस्टिक्स सीखेंगे, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर इसमें पैरासाइटोलॉजी भी आता है, वेक्रोलॉजी भी आता है, बैक्टीरियोलॉजी होता है, जिसमें हमें पूरी तरह की जानकारियाँ सारे फंगस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, इनकी पूरी जानकारियाँ, और इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, और इनसे जो पैथोजेंस होते हैं, जो रोग के कारक होते हैं, उनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को भी मैं माइक्रोबायोलॉजी को भी कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जिसे हम सभी कहते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम सभी इसमें मुख्य रूप से रूटीन टेस्ट भी इसमें बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट प्रोफाइल भी कहते हैं, और स्पेसिमेन एंड एबनॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसीजर ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी में कितने तरह के केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, कितने केमिकल चेंजेस होते हैं, सारी जानकारियां हम इसमें रखते हैं, जिसमें कि LFT KFT वगैरह मुख्य रूप से आते हैं, और सभी बहुत सारे टॉपिक है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, जिसे हम सभी कवर करने वाले हैं। लास्ट ये हमारा टॉपिक है सेरोलॉजी का, जिसमें हम सभी को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, प्रोसीजर और लेबोरेटरी प्रोसीजर भी हमें पढ़ना है, जिसमें पैरासाइट इन्फेक्शन मुख्य रूप से हम सभी जानते हैं, और ये पूरी आपका सिलेबस हो जाता है सेरोलॉजी का। ये सिलेबस बेशक आपको बहुत ही छोटा लगे, लेकिन हमें जानकारियाँ बहुत ज़्यादा प्राप्त करनी है। मैंने सिर्फ एक शॉर्ट DMLT का सिलेबस आप सबों को दिखाया है, और इसे पूरा कवर आपको 2 ईयर में करना है। मुख्य रूप से फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक ह्यूमन साइंस, स्किल डेवलपमेंट, हीमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और पैथोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, और सेकेंड पेपर में माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं।
तो मुख्य रूप से बहुत सारी जगहों पर एमसीक्यूज क्वेश्चन हो रहे हैं, कहीं कहीं पे यहाँ पे फुल पेपर लिखना पड़ता है जो लैंग्वेज में भी होता है। और एक बात मैं बता दूं कि पहले जो इसके साथ कंप्यूटर जोड़ा जाता था और कुछ लैंग्वेज जैसे कि हिंदी या इंग्लिश जोड़े जाते थे, लेकिन अब इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ डीएमएलटी के लिए तो डीएमएलटी ही किया जाता है। अब मुख्य रूप से मैं दोनों तैयारी करवाने वाला हूँ, एमसीक्यूज़ की भी तैयारी कराने वाला हूँ और रिटेन की भी मैं तैयारी कराने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं और एक अच्छा डीएमएलटी कोर्स करना चाहते हैं, एक टेक्नीशियन, एक वेल टेक्नीशियन आप बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे